स्टार्ट शेयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि पैसिव इनकम के ऊपर कि किसने क्या किया. सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ आर थिंग्स गोइंग और हाउ एवरीवन स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट शेयरिंग एटलीस्ट. जैसे आपने बोला था, मैंने अपना दोनों निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया है, मेरे नाम पे भी और वाइफ के नाम पर भी. और LIC के जितने भी पॉलिसीज थी मैंने अपनी EA को दे दी है कि बोला ये सारी पॉलिसीज को सरेंडर वैल्यू निकालो, क्या वैल्यू मिलेगी. और इसके अलावा भी मैक्स लाइफ, ICICI, HDFC सब की पॉलिसीज में इन्वेस्ट किया हुआ था. सब मिला के 60-70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है. मैंने बोला सारा निकालो, कितना वैल्यू आएगा देखो, और उस वैल्यू पे फिर अपने डिस्कस करते हैं फिर आगे क्या करें. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. तो उसके बहुत सारे वेज हैं करने के, बहुत सारे वेज हैं. तो विल मतलब जब हम अपना ट्राई नेक्स्ट लेवल हम कोर्स के इमीडिएटली बात करें, तो नेक्स्ट लेवल जब आप कर लोगे तो उसमें डेफिनेटली यू विल गेट more bright ideas to start next level of passive income. So basically there are multiple ways, but so I started one thing 5 years back. So I derived analysis that's called psycho-funtech analysis. So that's a combination of psychological, fundamental and technical analysis of stock market. So I started that 4-5 years back. तो उसका मैं लेवल 1 एक बार बता दूंगा. तो आप अगर लेवल 1 भी सीख जाओगे, सो इट्स एनफ टू एटलीस्ट गो अबव व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, 20-22% CAGR easily and without interacting with stock market on daily basis. एक दिन हफ्ते में and you are done. Just one day a week. That is also Sunday, not on a working day, not on a trading day. तो संडे भी अगर आप 1 घंटा लगा लो, जस्ट यू हैव टू एनालाइज. और उसके भी मैं आपको फॉर्मूलाज दे दूंगा, सेट जैसे ये सर शीट देते हैं ना अपनी, सेट फॉर्मूला शीट दे दूंगा. ये फॉर्मूला डालो और बस डन. कोई वर्किंग नहीं करनी, कोई मतलब डीप एनालिसिस नहीं करना. दैट वेज इट्स गोइंग टू बी गुड एक्चुअली, नो डाउट्स अबाउट इट. एनीवन एल्स फॉर द शेयरिंग? आई ऑल्सो मेरा पूरा लिस्ट कर लिया है, सारे निकाल लिए जितने LIC पॉलिसी, और जैसे उमेश जी ने कहा सारा चीज सारा डिटेल निकाल रखा है. 80-20 करके उसमें जो पहले सबसे ज्यादा प्रीमियम जिसमें जा रहा है उसकी पहले सरेंडर वैल्यू निकाल रहा हूँ, ताकि वो प्रीमियम जाना बंद हो और इधर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए. और ये मेरे को ये भी पूछना था, ये जैसे मैक्स लाइफ वगैरह का इंश्योरेंस है, यूलिप्स वगैरह जो ले रखे हैं, अब इसके प्रीमियम अगर पेमेंट करना बंद कर दे तो ये तो पेड अप हो जाती है ऑलरेडी. पाप है सर, पाप है वो. तो अगर आपने बंद कर दिया तो कुछ सरेंडर वैल्यू आपको 50% भी शायद नहीं मिल रही होगी, 40%. नहीं, सरेंडर नहीं लेके खाली प्रीमियम पेमेंट बंद कर दे और जब मैच्योरिटी हो तब ले, पेड अप हो जाती है. मैं ये सजेस्ट करूंगा इस मामले में, सभी के लिए सजेशन है, क्योंकि सभी की ना मल्टीपल पॉलिसीज चल रही होंगी. तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग एकदम से निकालें सब कुछ, ऐसा नहीं है. सो यू हैव टू गो वन बाय वन. फर्स्ट गेट द फील ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू. मतलब आप ना पहले फील लेना स्टार्ट करो, फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिस्टम. वही है ना, एक बार लेवल 1 कर लेते हैं. लेवल 1 क्या है? आप सिर्फ 2 पॉलिसी या 1 पॉलिसी बंद कर दो, जिससे आपकी मतलब 1 से 2 लाख रुपए की आपकी अगर इन्वेस्टमेंट है मंथली की, तो एटलीस्ट वो 1 लाख रुपए मंथली की आपकी इन्वेस्टमेंट चालू हो जाए. तो एटलीस्ट आप अभी उतना कर लो. बाकी तो फिर क्योंकि क्या है ना, जब हम लेवल 2 करेंगे तो आपको खुद आइडियाज मिलेंगे. बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप अपना खुद डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट करो. क्योंकि इसी मैं बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं. मैंने तो जो खुद सीखा है, खुद एक्सपीरियंस से किया है, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं जो कि टेक्निकल इन्वेस्टिंग के ऊपर थे. तो ये फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, ये तो सब खुद समझ के सीख के कुछ कोर्सेज करके तो ठीक है यहाँ तक आए. तो मेरा सजेशन ये है कि आप सब कुछ मत बंद करो. लेट ऑल थिंग्स गो एज व्हाट दे आर गोइंग ऑन. लेकिन हाँ, आप 1-2 पॉलिसी अपनी स्टॉप करके कि आपके एटलीस्ट 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए की SIP चालू हो जाए एटलीस्ट अ मंथ. तो इतना तो हमें स्टार्ट करना है. एंड देन यू ग्रेजुअली इंक्रीज, क्योंकि आप इसमें कभी भी इंक्रीज कर सकते हो. मेरे को एक और पूछना था, इफ वी गेट व्हेन वी सरेंडर द पॉलिसी वी विल गेट ए लंप सम अमाउंट. यस, वो लंप सम को एज इट इज इन्वेस्ट करना है कि उसको भी SIP की तरह ही डालना? अभी फिलहाल लमसम इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है. लमसम इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा तो वो मैं सजेस्ट करूंगा जब मार्केट मुझे लगेगी. क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग है उसमें हम ना आपको मार्केट इन और आउट का स्टेटस बताते हैं कि मार्केट से बाहर कब निकलना है और इन वापस कब जाना है. और जब ये इन आउट करते हैं हम लोग तो लमसम होता है, यानी कि
अब टाइम आ गया यार, बेसिकली क्या है, इट्स कॉल्ड टाइमिंग ऑफ द मार्केट। अगर आप मार्केट की टाइमिंग कर पाओ अपने म्यूचुअल फंड्स की, कि म्यूचुअल फंड्स को हम 3 4 6 महीने में एक बार हमें एग्जिट करना पड़े, या 1 2 साल में एक बार एग्जिट करना पड़े, और 2 साल में वापस हमें 2 3 महीने 4 महीने रुक के हमें दोबारा से एंट्री करना पड़े, तो वो हम ईटीएफ के थ्रू करेंगे सर। म्यूचुअल फंड्स को ऐसे ही चलने देंगे। देन विल स्टार्ट ट्रेडिंग इन म्यूचुअल फंड थ्रू ईटीएफ्स। ETF is equity traded fund that are actively traded as stock shares on stock market। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है फिर, तो वो नेक्स्ट लेवल आ गया। बट तब तक लेना लमसम नहीं करना है आपको, सिर्फ SIP चालू करनी है। लमसम का अगर मुझे कोई मौका दिखेगा, जैसे अभी मार्केट करेक्शन पे है, मार्केट हैज करेक्टेड अराउंड 1000 1500 पॉइंट्स 1600 पॉइंट्स इन लास्ट 4 5 सेशंस। तो जहां मुझे दिखेगा कि मार्केट बॉटम आउट हो रही है, तो आई सजेस्ट दैट यू गो फॉर 25% लमसम इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो। यानी कि आप फॉर एग्जांपल आपको 10 लाख रुपए आपने सोचा है कि मुझे एक बारी में डालना है, तो आप 2.5 लाख रुपए डाल देना, 10 लाख नहीं डालने। बाकी 7.5 लाख रुपए आप जहां आपकी पॉलिसी, तब आप वो 2.5 लाख रुपए आपकी मान लो 50 लाख रुपीज की टोटल पॉलिसीज हैं, तो आप उसमें से उस टाइम में 10 लाख रुपए निकाल लेना, 20% निकालना है, 20-25% निकाल लेना, और वो आप लमसम डाल देना। आई सजेस्ट दैट पार्ट। सौरभ जी, आपको बूस्टर एसटीपी के बारे में कुछ आपने कुछ पढ़ा है उसके बारे में? यार मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है निकेत बूस्टर एसटीपी के मामले में, लेकिन देखो सच बात ये है कि देर आर n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, n नंबर ऑफ हाइब्रिड प्रोडक्ट्स। होता कुछ नहीं है, घुमा फिरा के बेसिस प्रिंसिपल सबके एक ही होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इस कि किसी भी म्यूचुअल फंड का या किसी भी पॉलिसी का बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क यानी कि वो किसको फॉलो करता है। अल्टीमेटली हमें वो बेंचमार्क चाहिए जो बेस्ट हो, और हमने ऑलरेडी बेस्ट बेंचमार्क डिराइव कर दिए निफ्टी 50 के थ्रू और नेक्स्ट निफ्टी 50 के थ्रू। इसके बाद बेस्ट बेंचमार्क्स 2 और हैं, एक है बैंक निफ्टी, बट अगेन ये ना बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, दे आर ओवर वॉलेटाइल। अगेन अभी आप देखोगे, बिकॉज समबडी वाज आस्किंग मी, सो मैं कॉमन फोरम पे ले रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया था फीडबैक फॉर्म में जो हमने शेयर किया था, कि क्या हम बैंक निफ्टी या IT निफ्टी, क्योंकि वो भी सेट स्टॉक ऑफ शेयर्स होते हैं जो IT निफ्टी में है या बैंक निफ्टी में, इसी तरह के देयर आर अदर सेक्टर्स आल्सो जिनकी म्यूचुअल फंड्स हैं जो सेक्टर बेस्ड हैं, तो उनका बेंचमार्क वो सेक्टर होता है। बट ये सारी चीजें जो है ना बहुत बेसिकली मतलब उनमें ना टाइमिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो हमेशा ऐसा नहीं है कि दे आर ऑन मैं उनको कैसे कहूँ, नहीं यार मुझे 20% CAGR मिल ही जाएगा। हो सकता है किसी एक साल वो 40% आपको एब्सोल्यूट रिटर्न दे दे, लेकिन अगले साल हो सकता है माइनस रिटर्न दे दे। आज IT बूम पे है, हो सकता है 1 साल बाद 1.5 साल बाद ये वापस नीचे क्रैश हो जाए। हम बात कर रहे हैं हमारी पैसिव इनकम की, जो आज से 15 साल बाद हम अगर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द ओवरऑल वर्क, तो हम वो जनरेट कर सकें। आज से 15 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग की प्लानिंग नहीं कर रहे अभी। तो जितने भी बाकी फंड्स जो है ना, चाहे वो बैलेंस फंड्स हो, चाहे वो अभी मार्केट ओवरऑल, हमें ये एनालाइज करना है कि मार्केट किस फेज में है, राइट। तो उसके हिसाब से हमारी चॉइस जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी जितने भी आप देखोगे आपको ऑप्शन बहुत सारी मिलेंगी, और आपका म्यूचुअल फंड एजेंट आपको वो चीज बेचता है, मतलब सॉरी टू इफ एनीबॉडी इज देयर म्यूचुअल फंड एजेंट जिसमें काम करता हो, बट म्यूचुअल फंड एजेंट आपको वो चीज बेचता है जिसमें उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। आपका भी बेनिफिट देखता है ऑफ कोर्स वो, लेकिन वो अपना भी तो बेनिफिट देखेगा नहीं। मुझे कमीशन कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा दे रहा है आज की तारीख में, मैं उसका माल ज्यादा बेचूंगा ना, मैं उसकी सजेशन ज्यादा करूंगा ना, मैं आपको उसमें इन्वेस्ट करवाऊंगा। दिस इज वेरी ऑब्वियस ह्यूमन नेचर बिजनेस। वो उसमें क्या था कि मतलब अभी मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा बढ़ा हुआ था ना, तो फिर एक साथ में कोई म्यूचुअल फंड अगर नहीं खरीदे तो उसने बोला कि बूस्टर एसटीपी है जिसमें मार्केट का वॉलेटिलिटी देख के बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट इज मेड, until then amount is parked into a debt fund। सर जैसे तो सर के hybrid 5 of debt बिल्डिंग fund ब्लॉक्स है ना, सर के जैसे 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऐसे हमने ना कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स रखे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के, जिसमें पहला एक बिल्डिंग ब्लॉक अगर मैं कहूँ वो है नॉन एक्टिव मैनेजमेंट। भाई विदाउट नो ब्रेनर चाहिए मुझे, जिसमें किसी का दिमाग ना हो, कि वो डिसाइड करे मेरे लिए कि भाई आज मेरी इन्वेस्टमेंट कौन से स्टॉक्स में जाएगी, और आज मार्केट टाइम आउट हो गई तो आज मेरी जो है डेट में जाएगी, और आज डेट टाइम, आज मार्केट वापस फेज उसका चेंज हो रहा है तो आज मार्केट वापस हम इक्विटी में जाएंगे या हाइब्रिड में जाएंगे, वॉट एवर। निकित यू हैव टू अंडरस्टैंड अ वेरी बिग पिक्चर, वेरी बिग पिक्चर। अगर मैं बात करूं व्हाट इज माय आउटलुक टुवर्ड मार्केट इज इन अ इंटरमीडिएट बेयरिश फेज। दैट मींस कि मार्केट थोड़े टाइम के लिए बेयरिश ट्रेंड है, यानी डाउन ट्रेंड में है थोड़े टाइम के लिए।
तो दिस ट्रेंड यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 15 days एंड लास्ट अप टिल 6 months ऑन अ लार्जर बेसिस, बट ये जनरली 2.5 महीने में फिज आउट हो जाता है, और मेरे हिसाब से इस बार वो 2.5 महीने से भी पहले फिज आउट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता मार्केट कहीं से भी बेरिश है। जब तक मार्केट बेरिश ट्रेंड में नहीं होती तब तक हम बैलेंस डेट फंड्स में कभी नहीं जाते, हम हमेशा इक्विटी फंड्स में ही इन्वेस्टेड रहते हैं। एंड फॉर मी इक्विटी फंड्स इज निफ्टी एंड नेक्स्ट निफ्टी 50। ओके, ओवरऑल मार्केट इज इन बुलिश ट्रेंड। ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखें, इंटरमीडिएट ट्रेंड नहीं देखें, अगर हम बिगर ट्रेंड देखें तो बुलिश ट्रेंड है, मार्केट इज इन बुलिश ट्रेंड। ये सौरभ जी रीडिंग दैट जो निफ्टी इंडेक्स है इसमें भी दो टाइप के फंड है, एक मार्केट वेटेड होता है, एक इक्वल वेटेड होता है। सर इक्वल वेटेड लेना है, हमें मार्केट वेटेड नहीं लेना। हमारा जो जो बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है ना एग्जैक्टली हमें उसको लेना है, क्योंकि अगेन उसमें क्या हुआ, फिर उसमें अगेन ना बायस्ड चीज आ गई कि मुझे रिलायंस ज्यादा पसंद है मैं रिलायंस ज्यादा लूंगा, मुझे टीसीएस ज्यादा पसंद है मुझे टीसीएस ज्यादा लूंगा। वो नहीं करना है हमें, तो जो बेंचमार्क निफ्टी को एज इट इज फॉलो कर रहा है हमें उसके पीछे चलना है, दैट्स इट। क्योंकि उसमें ना आपको शांति रहेगी दिमाग में कि मेरे पैसे ऐसी जगह सेट हैं जो हमेशा टॉप 50 कंपनियों में और उस बेसिस पे लगे हुए जिनका उन बेसिस पे उनका मार्केट कैप पे वो लिस्टेड है, खत्म करना, नो ब्रेनर। ये सब ब्रेन्स जो है ना सर, हम जब इसके बियॉन्ड हमें नेक्स्ट लेवल करना होगा ना वहां लगाएंगे सारे ब्रेन्स, कि हमें जब पैसे इन्वेस्टमेंट लेवल 2 करना होगा जहां पर हम 30 से 35% को टारगेट करेंगे, मैं कह रहा हूँ 25% को टारगेट करेंगे, लेट इट बी ऑन द लोअर साइड, 25 to 30% को टारगेट करेंगे, वहां हम ब्रेन्स लगाएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप। बट फर्स्ट स्टेप यही है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा सिक्योरिटी होगी फॉर लाइफ, दिस इज द सिक्योरिटी फॉर योर लाइफ in parallel to PPF, in parallel to LIC, in parallel to ULIPs, in parallel to any other जीरो इन्वेस्टमेंट और 4-6% इन्वेस्टमेंट, जिनको मैं जीरो इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन रेट देखें तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो रेट ऑफ उसमें वो मिलता है हमें रिटर्न। Saurabh, would you suggest doing index funds abroad, as Mr. Mehul was saying? Yes, you can. Of course, you can try. मतलब it's a good opportunity if you can invest in US index funds. Of course, US की markets देखो, they are मतलब US index fund को आप उसमें definitely कर सकते हो, बट अगेन यू हैव टू चेक आउट फॉर द टैक्सेशन पार्ट, क्योंकि उसमें फिर आपका एलटीसीजी और एसटीसीजी नहीं लगेगा, उसमें आपकी नॉर्मल इनकम टैक्स रेट्स लगेंगे, तो उसमें आपको ईटीएफ फंड भी है ना मेरे साथ में। ईटीएफ व्हाट? नैस्डैक का ईटीएफ फंड भी है ना? हाँ, नैस्डैक के सब कुछ है, आपको मार्केट में जाओगे नैस्डैक का भी है, वर्ल्ड के सारे लीडिंग बोर्सेस के आपको फंड्स मिलेंगे, बट आई सजेस्ट कि आप यूएस का एसएपी इंडेक्स देख लो, उसका फंड देख सकते हो आप, नैस्डैक का भी देख सकते हो, एसएपी देख सकते हो, एसएपी इज बेटर। अच्छा सौरभ जी, जैसा आपने बोला, सर वॉइस ब्रेक हो गई आपकी, कनेक्शन। तो सौरभ ये जो एसएपी फंड जो बता रहे हो तब तक जिनका गौरव जी का है, तो मतलब यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली देयर, यू कैन इन्वेस्ट थ्रू समवन, यू कांट इन्वेस्ट डायरेक्टली, यू कैन इन्वेस्ट थ्रू समवन। फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल का पीछे उन्होंने इंडेक्स फंड लॉन्च किया था लगभग 1 साल पहले, और भी ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जो एसएपी इंडेक्स में डायरेक्ट इंडेक्स फंड मतलब चला रहे हैं। मोतीलाल इज गुड इन दैट केस, मतलब मेरे को मोतीलाल का पता है, बाकी बहुत सारे हैं। बाकी ईटीएफ एसएपी का मतलब हमारे एनएससी या बीएससी पे नहीं है। यू कैन इन्वेस्ट थ्रू अ म्यूचुअल फंड हाउस। They will invest in the foreign exchange. They will invest in the foreign exchange on your behalf. तो उस केस में आपको ना मेरे ख्याल से शायद उस केस में LTCG गेन शायद सिमिलर है, सिमिलर रूल्स हैं, बट यू नीड टू चेक विद मोतीलाल ओसवाल एंड योर सीए। That means the security level in investing in the foreign exchange is better than the in this Nifty. देखो मेरा ये मानना है, अगेन आई टॉक अबाउट दी बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर क्या है, इंडिया इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 8 to 9% per annum, whereas US is not growing at that speed. So next 5 to 7 years इंडिया की स्टोरी अलग है, तो why to go on an engine which is growing 2% or 3% a year when you have an engine which is growing 7 to 9% a year. So for me outlook for India is better than US, कोई डाउट नहीं है उसमें। सौरभ जी अभी आ रही है आवाज? हाँ जी अभी आ रही है गौरव जी। जैसा आपने बोला था, मैंने किया इन्वेस्टमेंट, वाइफ के नाम पे किया, तो जी, मैं जैसे आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड है जो सेविंग अकाउंट में पड़ा है, 3-4% ब्याज देता है,
तो उसको कोई डेट फंड में डाल के और फिर डेट फंड से कोई ट्रांसफर प्लान नहीं कर दूं क्या? सर डेट परसेंट में भी तो आपको 4-5% ही मिलेगा। डेट फंड आज की तारीख में इससे ज्यादा रिटर्न कहाँ दे रहे हैं? अगर हम आज की बात करें, डोंट गो ऑन प्रीवियस ट्रेंड्स। डेट फंड आज की तारीख में आपको 2%, 3%, 4% डिफरेंट डेट फंड जो है वो दे रहे हैं। बैलेंस फंड भी आपको 4-5% ही आज की तारीख में दे रहे हैं मैक्सिमम। तो बेटर है उसको सेविंग्स में रहने दो, क्योंकि इन सब में एंट्री और एग्जिट लोड्स होते हैं। जब आप एंट्री करोगे तो आपको कुछ चार्जेस देने, जब एग्जिट करोगे तब कुछ चार्जेस देने, तो उनको सेविंग्स में ही रहने दो। जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी आई लेट यू नो, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना ना, क्या दिक्कत है? जैसे अभी मार्केट कभी गिर जाता है 400, 500, 1000 पॉइंट, उस समय कुछ एक्स्ट्रा फंड डाल नहीं दिया जाए? सर अभी मेरे हिसाब से देखो, मार्केट वापस बॉटम आउट हो चुका है फॉर मी, बट मैं ये डिसाइड करूंगा सैटरडे संडे को, जब वीकली हमारी क्लोजिंग हो जाएंगी। तो अभी इस महीने में, क्योंकि मंथ एंड भी है और वीकेंड भी है, दोनों है इस महीने में, मतलब इस वीक में, क्योंकि आज 26 है, तो आई थिंक लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो है दैट इज ऑन 31st, नहीं तो 31वां दिन एक बचेगा। बट मतलब मैं डिसीजन लेता हूँ संडे को बैठ के। तो मैं, क्योंकि सारे चार्ट्स और जो भी मुझे देखना होता है, इन डेप्थ जो मुझे अपनी एनालिसिस करनी होती है, मैं संडे को करता हूँ। तो अगर संडे मुझे लगेगा, डेफिनेटली लेट यू नो, आप मंडे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पार्ट इन्वेस्टमेंट, बट दैट हैज टू बी डन ओनली 25% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट दैट यू विश टू डू वन टाइम बाय। अगर आप 10 लाख रुपए सोच रहे हो तो सिर्फ 2.5 लाख डालना। सी मैं ना एक्चुअली देखो, दिस इज अगेन देर इज कोई 1+1=2 वाली थ्योरी नहीं होती स्टॉक मार्केट में, ठीक है? इट इज समथिंग कि आई एम एनालाइजिंग ऑन टेक्निकल बेसिस, प्योरली टेक्निकल बेसिस। मेरा फंडामेंटल कोई रीजन नहीं होता मार्केट को एनालाइज करने का, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। मैं ना पॉलिटिक्स में देखता, मतलब यूल बी सरप्राइज टू नो कि मैंने किसी पिछले 4 साल से कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कोई न्यूज मैगजीन नहीं पढ़ी, कोई न्यूज चैनल नहीं देखा। मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में, मार्केट में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आई डोंट नो। आई प्योरली इन्वेस्ट ऑन माय ओन टेक्निकल एनालिसिस कि मेरा चार्ट मुझे क्या कह रहा है, 100% उसके बेसिस पे इन्वेस्टिंग करता हूँ। और मेरा उसके बेसिस पे इन्वेस्टिंग का जो मेरा पोर्टफोलियो का CAGR है, मेरे 2 पोर्टफोलियो, एक पैसिव पोर्टफोलियो, एक एक्टिव पोर्टफोलियो। पैसिव पोर्टफोलियो का 35% CAGR है, एक्टिव पोर्टफोलियो का 54% CAGR है, जबकि मैं कोई न्यूज नहीं देखता। बट अगेन मैं चाहता हूं कि आप उसकी फील लो वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा फैक्टर है। होता क्या है, जब मार्केट नीचे जाती है ना, हो सकता है, मेरा पॉइंट है कि आज मार्केट यहाँ पर बॉटम आउट हो गई, बट व्हाट इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट इफ मार्केट हैज टू गो अनदर 1000-1500 पॉइंट्स, तो आपको लगेगा मेरी 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट और 2.25 की रहेगी, बट 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 8 लाख की रह जाएगी ना, तो वो आपको धक्का देगा। बिकॉज देन वी हैव अगेन नेक्स्ट 2.5 lakhs टू री इन्वेस्ट ऑन दैट लेवल जहां पे मार्केट वापस से घूमने वाली। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पार्ट पे करो। सो यू इन्वेस्ट 20 to 25% ओनली ऑफ योर टोटल व्हाट यू हैव थॉट इन योर माइंड, क्योंकि साइकोलॉजी ना बहुत जबरदस्त प्ले गेम खेलती है आपके साथ, और वहां पर आप फिज आउट हो जाते हो, आउट हो जाते हो, एंड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग ऑल अराउंड। वो मैं नहीं चाहता कि ब्लेम गेम हो कि भाई आपने बताया था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लेट्स स्टार्ट विद इट, एंड धीरे धीरे वी विल बिल्ड अपॉन इट। क्योंकि जहां आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़नी चालू होंगी, देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। फिर आप 2.5 नहीं, फिर आप 25 लाख डालना मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सौरभ जी, अगर जैसे आपने बोला कि 2.5 लाख रुपए अभी फेजेस में डालने हैं, व्हाट इफ की मार्केट यहीं से बॉटम आउट करके ऊपर शूट करने लग जाए, तो फिर देयर आर फेयर चांसेस कि मार्केट बॉटम आउट हो चुकी हो, क्योंकि कल चार्ट पे जो मुझे दिख रहा था, मार्केट जो निफ्टी बना रही थी, मेरे हिसाब से शायद मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है। बट अगेन मैं कह रहा हूँ ना, मैं जो एनालाइज करता हूँ, आई प्रेफर एनालाइजिंग ऑन वीकेंड, क्योंकि वीक अभी क्लोज नहीं हुआ है, और वीक जब तक क्लोज नहीं होता ना, मैं अपना एनालिसिस को वही रखता हूँ जो पिछले हफ्ते का था। पिछले हफ्ते का यह था कि मार्केट में अभी नीचे जाना है और देयर आर स्टिल सम स्पेस फॉर मार्केट टू गो बिलो। वीकली एक बार क्लोज हो जाएगा ना, देन आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड। बाकी देयर आर फेयर चांसेस कि मार्केट बॉटम आउट हो गई हो, देयर आर फेयर चांसेस। लेट मी सी टुडे अगेन। मैं आज मतलब ऑब्वियसली आज नहीं, मैं तो एक हाइपोथेटिकली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं, हाइपोथेटिकली आपका क्वेश्चन ठीक भी है, टेक्निकली भी इस वक्त मार्केट मतलब इट शोइंग साइंस कि वो बॉटम आउट हो गई हो। बट मेरा लेवल था 16,700 का, ये मार्केट वापस घूम गई 16,836 से। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड जो 136 पॉइंट का मार्केट ने गैप छोड़ा है, ये क्यों छोड़ा, मुझे सिर्फ वो अंडरस्टैंड करना है। बट ठीक है, मार्केट देयर आर फेयर चांसेस कि मार्केट बॉटम आउट हो गई, मैं आपसे कह रहा हूँ देयर आर फेयर चांसेस।
तो फिर हम 25% जो और बैलेंस मैं इवनिंग में जिनको भी अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है, आप ना मुझे मतलब मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप. अगर मुझे लगेगा कि मार्केट इज बॉटम आउट, आई विल जस्ट पोस्ट कि मार्केट इज बॉटम आउट. सो यू कैन पुट दैट 20-25% इन द मार्केट, नो डाउट्स. ओके. सौरभ जी. हाँ जी मयंक जी. यस सौरभ जी, जैसे सौरभ जी, let मयंक जी प्लीज. यस मयंक जी प्लीज. मॉर्निंग सौरभ जी. मैंने क्या किया था, जो आपने जैसे कहा ना कि ये जो म्यूचुअल जो इंश्योरेंस पॉलिसीज के कॉम्बिनेशन है, ये मैंने कुछ 10 साल पहले मैंने क्लियर आउट कर दिया था. कोई 70-80 पॉलिसीज थे, मैं क्लियर आउट करके फिर मैं 2 पॉलिसीज पे आ गया था कि एक जगह तो मैं एफडीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और दूसरा मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. मगर लास्ट टाइम जब आपका सेशन अटेंड किया था तो उसमें एक चीज वापस रियलाइज हुआ कि प्योर इंडेक्स फंड्स मेरे म्यूचुअल फंड्स को बीट कर रहे हैं. आज मेरा पोर्टफोलियो अगर 100 रुपए का मानते हैं तो उसमें 70% इक्विटी है और 30% डेट है. और डेट का तो एक बार छोड़ देते हैं, मगर इक्विटीज में भी जो आपने कहा कि जो आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर है वो सोच समझ के अपने हिसाब से करता है, दैट आई फाउंड आउट कि वैसा कुछ है मेरे ख्याल से. क्योंकि वो 10-12-13% को भी बीट नहीं कर रहा है लास्ट 5 ईयर 6 ईयर कैगर में अगर आप देखें. और अगर मार्केट देखे, प्योर सेंसेक्स देखे, जो कि मोर सेफर स्टॉक्स थे, मोर बेटर स्टॉक्स थे और मोर लेस रिस्कियर स्टॉक्स थे, तो वो जब 17 साढ़े, जैसे आप बोला आपकी यूटीआई इंडेक्स फंड जो आपने सजेस्ट किया था, वो तो प्योर सेंसेक्स बेस्ड फंड है, वो मोर सेफर स्टॉक्स है, मोर बेटर स्टॉक्स टू इन्वेस्ट है. वो जब 17% दे रहे हैं, तो अगर मेरा म्यूचुअल फंड हाउस अगर उसको कर रहा है तो कम से कम वो सेंसेक्स को या तो बीट करे, ऑफ या कोर्स तो उसको बीट, ऑफ कोर्स यू शुड बीट. आइडिया यही है. आइडिया ये होना चाहिए कि वो बीट करे, ना तो वो बीट कर रहा है ना वो कर रहा है, वो उससे भी 5-6% नीचे ही दे रहा है. So बिल्कुल. now how do I transit from here to those? So that's easy. So you start, for example, एक तो देखो SIP का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? SIP का बेस्ट पार्ट ये कि हमें ना दिमाग नहीं लगाना कि हमें कब स्टार्ट करना है, आपको आज स्टार्ट करना है. नंबर 1. नंबर 2, आपका जो ऑलरेडी फंड में इन्वेस्टमेंट है, आप वहां से SWP करोगे. SWP मीन्स सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान. आप वहां से SWP करोगे कि भाई मुझे हर महीने 1 लाख रुपए यहाँ से सिस्टमेटिकली विड्रॉ करने हैं, 25,000 स्कीम से, 25,000 स्कीम से, 25,000 स्कीम से, 25,000 स्कीम से. वो SWP लगाओगे आप 5 तारीख को, 6 तारीख या 7 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और 10 तारीख को आप लगाओगे SIP अपने म्यूचुअल फंड निफ्टी इंडेक्स फंड. दैट्स इट, सिंपल. तो आपका जो है इट विल ट्रांजिट ऑटोमेटिकली ऑन अ रेगुलर बेसिस, अपने आप ही वो खत्म हो जाएगा और अपने वहां जाएगा. बस सिंपल. इसमें जो अभी नए कर रहा हूँ उसको कैसे ट्रांजिट करूँ? उसको इमीडिएटली स्टॉप करके वहां पे डाल? नहीं तो स्टॉप कर दो ना. जहां फंड्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, जैसे मान लो किसी म्यूचुअल फंड में 8 लाख हैं कि 15 लाख हैं, वो एक साथ नहीं निकालना, वो आप SWP के थ्रू निकालो. लेकिन जहां आपके 10-20-50,000 बड़े लाख पड़े, उनको इमीडिएटली निकाल के इन्वेस्ट कर दो यार, क्या दिक्कत है? उनमें तो सोचना ही है, नो ब्रेनर है. तो दिस इज समथिंग रियली शेयर्ड ग्रेट. तो यही एक चीज है, चाहे फंड कितने ही बड़े हो, कितने ही अच्छे हो, लेकिन एक साल में हो सकता है वो 30% रिटर्न दिखा दे, किसी साल हो सकता है 35% भी दिखा दे, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये 15-17% CAGR मेंटेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनी म्यूचुअल फंड. क्योंकि वो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टमेंट्स आर मेड ऑन अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन. योर मनी इज इन्वेस्टेड ऑन अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन. दे विल फ्लिप ऑफ अ कॉइन. ओके, हेड्स आया कि टेल्स आया? हेड्स आया तो आज ये वाले 10 स्टॉक खरीदेंगे, टेल्स वाले 10 स्टॉक नहीं खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी किटी है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, उनकी टीम कैसे डिसाइड करेगी कि यही वाले 10 स्टॉक खरीदें. तो दिस इज समथिंग रियलिटी, दिस इज समथिंग व्हिच इज रियलिटी. One more thing, I want to correct you. One more thing, you said Sensex. Sensex is not part of Nifty. Sensex is a different board, and fund for Sensex is different. So somebody raised this question in the query form that can we invest in Sensex also? No Sensex fund, no Sensex index fund. Reason, the bigger reason is Nifty comprises of 50 stocks which are varied from different sectors. सारे सेक्टर्स का निचोड़ है निफ्टी, लेकिन सेंसेक्स में सिर्फ 30 स्टॉक्स है. तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो छोटा हो गया, और आपकी पोर्टफोलियो की जो विड्थ है वो भी छोटी हो गई, आपकी पोर्टफोलियो की जो बैंडविड्थ है वो छोटी हो गई. तो व्हाई टू ड्रीम स्मॉल? सो सेंसेक्स नो फंड, नो इंडेक्स फंड ऑफ सेंसेक्स, नो, डेफिनेटली नो. यस विपुल जी, प्लीज योर क्वेश्चन. हाँ,
सर मेरे हिसाब से डाउ थ्योरी जो कह रही है ट्रेंड वो डाउन की तरफ आ गया है, आई थिंक सो। सर डाउ थ्योरी नहीं कहाँ नहीं आया है सर, जो लास्ट हमारा लो बना था वो 16,500 के आसपास था, उसको कहाँ तोड़ा है अभी। और इंटरमीडिएट लो भी अगर मैं देखूं तो डेट वाज अराउंड 16,836, जहां से कल मार्केट रिबाउंड करी है। अभी डाउ थ्योरी के हिसाब से भी डाउन ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ है। जो लास्ट बॉटम बना था दैट वाज 16,831, और डाउ थ्योरी में भी एक आपको अलग से चेंज करना है कि लास्ट जो बॉटम बना था एटलीस्ट उससे 4% करेक्ट करके क्लोज कर जाए। हाँ 4% का होता तो है। अभी 4% तो कहाँ गया, तो इसी लेवल को टच करके कल मार्केट वापस ऊपर भाग गई ना। इसीलिए मैं कह रहा था देयर इज आर फेयर चांसेस कि मार्केट बॉटम आउट हो गई है। और 16,800 में आप 4% पकड़ोगे तो 650 पॉइंट और होता है, यानी कि 16,200 अगर ब्रेक करता है, क्लोज करता है, तो डाउ थ्योरी कंफर्म करेगी कि आपको जो है मतलब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ गई है। तो अभी कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, देयर इज नो विजिबल डाउन ट्रेंड। हाँ जी रघुराम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे को मैं ये सोच रहा था कि अपना आप जो बोल रहे हैं पैसिव इनकम मॉडल, आई फुल्ली एग्री। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मैंने किया भी है, बट माय कंटेंशन कहाँ पे होता है कि से आई वांट टू रिटायर बाय द एज ऑफ 65। सुपर्ब जी, बहुत बढ़िया। ओके, सो वो टाइम पे मुझे एक मोटा मोटा मैं अभी हिसाब लगाया वो मेरे को महीने का 2 लाख या महीने का 3 लाख मेरे को चाहिए इनकम ठीक है, टू सस्टेन माय, दैट इज माय सस्टेनेबिलिटी इनकम आई रिक्वायर। ठीक है, ठीक है, अभी उसके लिए कॉर्पस बिल्ड कर रहा हूं मैं। तो राइट नाउ एज यू सेड, यस वी कैन टेक अ रिस्क ऑफ 20% CAGR, 30% रिटर्न्स का सब हम लोग सोच सकते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी गोज डाउन। ओके, तो एट दैट टाइम कौन सा फंड में ये सबको पार्क करने का? सर मिनिमम रिस्क फंड्स एज आई ऑलरेडी सेड यही दो हैं, ओनली टू, निफ्टी इंडेक्स फंड एंड जूनियर निफ्टी इंडेक्स फंड। इसमें भी इन इफ यू कंपेयर दीज टू फंड्स एज वेल, निफ्टी इज फार मोर सिक्योर, फार लेस risky than next nifty fund. Next nifty is for basically for those people who are in the age bracket of 18 years to 40 years. So they have to invest in a more weighted way in that fund. Otherwise, if you are above 40, then I suggest that you lower your investment percentage in next nifty and increase in nifty 50, because nifty 50 is, I think there is no risk in it actually. But as per laws, you have to say everything is risky. RBI says everything is risky. Even having 1,000 rupees note today is risky, even though it has vanished now. But 2,000 rupees का note भी risky है. But Nifty index fund में आप invest करो. Invest in Nifty index fund. That is the only thing that will help you out in planning your this retirement thing. And what I'll do, one more thing, I've noted it down. I'll send you a typical amount. One amount that you have to invest. So what is your age right now, Raghuramji? 52. 52. So in 13 years, you have to achieve a 2 lakh rupees monthly systematic withdrawal plan, right? Yes. So I'll manage a sheet for everyone so that everybody gets an idea. I'll make it for 15 years, in which you will get 3 lakh rupees per month. So that sheet will tell you how much amount you have to start investing today every month, so that after 15 years you will start getting 3 lakh rupees a month back. All right. Okay. I'll make a sheet. For क्योंकि उसमें कुछ formulas आने पड़ेंगे Excel में, वो मैं भेज दूंगा. No issues. Okay, great, thanks. I will share with you on one-to-one basis कि मेरा current investment क्या है, so that you can suggest कि कहाँ पे गलत जा रहा है या क्या करना है. Sure, I'll try my best. Sure. Thank you. Okay जी, thank you. हाँ जी बसी जी. Yes. मैंने कहा शीट बना दोगे ना तो सबके लिए रॉकेट लग जाएगा. बना देंगे सर, बिल्कुल बना देंगे. ओके, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि आई स्पोक टू वन ऑफ द LIC एजेंट. तो मैंने कहा कि भाई ये जो मैं शेयर कर रहा था, मैं कहा आई एम थिंकिंग टू इन्वेस्ट समवेयर देयर, तो SIP में. तो उसका ये व्यू था कि आप ये देख लो कि अभी जैसे आप पॉलिसी लेते हो और उसको आपने 2 साल चलाया, मान लो आपकी पॉलिसी 15 साल की और बीच में कुछ आपके साथ मिसहैपनिंग हो गई, सो देन यू गेट द LIC pays the entire amount. ठीक है, तो ये सर हाउ आर यू गोइंग टू इक्वेट इट विद योर SIP? तो I said मुझको, so I had no answer for that. No, I gave that answer in the session itself. हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा I'll just put it to you because no doubt
लास्ट सेशन यू सजेस्टेड दिस थिंग, दैट इज अ गुड आइडिया कि भाई उसमें कुछ मिल तो रहा ही नहीं रहा, लेकिन जो ये जो रिस्क कवरेज या अमाउंट वाली बात है वो कैसे हम लोग भी लेके चलें, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। सर मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था, जब हमने मेन सेशन किया था, कि आपको जब आप LICs बंद कर रहे हो, प्लीज एवरीबडी लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, जब आप अपनी LICs बंद कर रहे हो तो आपको टर्म कवर लेना है। आपको टर्म कवर बाय करना है। मैंने बताया था 1 करोड़ रुपए का टर्म कवर डिपेंडिंग ऑन योर एज स्टार्ट्स फ्रॉम 15,000 एंड विल गो अप टू 40-50,000 डिपेंडिंग ऑन योर एज। ठीक है, जितनी भी पॉलिसीज हैं मार्केट में LIC इंक्लूडिंग, LIC की वो एक आध पॉलिसी है जो 99 साल तक के लिए आपको कवर करती है, बट आई डोंट नो उसमें कवर कितना, आई डोंट नो, बट मेजॉरिटी पॉलिसीज 65 ईयर्स 70 ईयर्स के एज पे खत्म हो जाती है। सेम इज विद टर्म कवर एज वेल। टर्म कवर में भी कुछ कंपनीज हैं जो 85 ईयर्स ऑफ एज तक भी कवर दे रही है, तो आप उनका टर्म कवर पकड़ लो। That's it। वो आपको policybazaar.com पे चले जाओ या मल्टीपल वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, जाओ किसी पे भी डालो, आपको 10 कंपनियों के एक साथ सामने आ जाएंगे। Go to policybazaar.com। Simple। सौरभ जी, can I add something in this? Yes, sure, definitely। ये जैसे मैंने अभी एक टर्म इंश्योरेंस लिया था, in that I opted that I'll pay up to the age of 58 only। So मेरे रिटायरमेंट के पहले मेरा पूरा पॉलिसी का प्रीमियम भी हो जाएगा टर्म इंश्योरेंस का। और उसका प्रीमियम कितना है? मेरा 35,000 रुपीज, सॉरी 1,30,000 रुपीज है फॉर 2 करोड़ रुपीज पॉलिसी। हाँ तो वही ना सर, वो फिर आप अगेन समझो आप क्या कर रहे हो। आपको 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस 35,000 में मिल जाएगा, 35-40 हजार में, 50 हजार में मिल जाएगा। आप उसके ओवर 85,000 रुपीज पर ईयर दे रहे हो। यही 85,000 रुपीज अगर हम कैलकुलेट करें कि हम निफ्टी में लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट कैलकुलेटेड फॉर यू, जो आप एक्स्ट्रा खाली दे रहे हो, अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करूं, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट कैलकुलेटेड, so I am taking 85,000 monthly and 17% for next how many years? आप कितने साल को आपको देना है उसको? 58 की आपने कितने साल बचे हैं अभी आपके? मेरा 13 साल के लिए। 13 साल के लिए, बहुत बढ़िया जी, कैलकुलेट। तो आपने उनको टोटल, ओके, यू आर पेइंग दिस ईयरली, राइट? ईयरली, यस, वेरी गुड। सो आपने उनको टोटल 11,90,000 रुपए दिए, 80-85 हजार रुपए एक्स्ट्रा में जो पकड़ रहा हूँ खाली उसको, और उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट अगर आप निफ्टी में डालोगे 13 साल बाद 46 लाख रुपीज होना चाहिए। उस 11 लाख जो आपने एक्स्ट्रा दिए उसका मैच्योरिटी अमाउंट 46 लाख होना चाहिए। और अगर आप सिर्फ 35,000 या 40,000 देके 2 करोड़ रुपए की टर्म इंश्योरेंस पर आज ले लेते हो, तो ये तो आपकी अगले 58 प्लस मैं पकड़ लूं, 85 ईयर से एज पकड़ लेता हूं मैं, 58 माइनस 85 कर लेते हैं अगर हम, तो 27 साल और पकड़ लें, तो 27 ईयर्स में आप 50,000 रुपए के हिसाब से, या मैं कहता हूँ उस टाइम पे 60,000 भी हो जाएगी, तो 27 साल इंटू 60,000 रुपए पकड़ लूं, तो भी आप 16 लाख रुपए खाली एक्स्ट्रा दे रहे हो, और आपके पास 46 लाख रुपए 58 ईयर्स में ही पड़े होंगे, जिसपे आपके और फर्दर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये साइकोलॉजी समझने की जरूरत है इसके पीछे। इट्स अ गुड थिंग दैट यू पुट अप। मैं यही बार बार समझा रहा हूँ, ये सब जितने भी प्लान्स है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपकी जेब में होल कर रहे हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो आपको कुछ दे के नहीं जा रहे हैं, आपसे लेके ही जा रहे हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हैं, अगर आप थोड़ा सा खुद बैठ के करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट यू विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू ईयर बेसिस। जैसा आप बोल रहे हैं, आपको सिंपल टर्म कवर लेना है, नो टर्म कवर इंश्योरेंस लिंक्ड प्लान नहीं लेना है हमें। आपको 2 करोड़ का टर्म कवर इजीली, डिपेंडिंग ऑन योर एज, आई थिंक 30 to 50,000 में आराम से मिल जाएगा 2 करोड़ का। 1 करोड़ का 15,000 से स्टार्ट हो जाता है, फॉर द एज ऑफ 25-30 विल गो, यू नो, फिर 18,000 का हो जाएगा, 20,000 का हो जाएगा, 22,000, उसमें भी कुछ इंक्लूजन्स हैं, तो इंक्लूजन्स करने के बाद और 2-5 हजार बढ़ जाएंगे। आप बेस्ट इंक्लूजन वाला भी लो तो भी 30-35 हजार पे फॉर 1 करोड़, 30 हजार पे गिवन इन योर। अभी सौरभ जी इसमें ये भी बताइए, जैसे माय सन इज जस्ट 20, इज द राइट एज टू टेक टर्म इंश्योरेंस? व्हाट इज योर एज, व्हाट यू आर सेइंग? माय सन एज इज 20, तो इज इट द राइट एज टू टेक टर्म इंश्योरेंस? सर उसका तो टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, जितना टर्म इंश्योरेंस से पैसे डालने की आप सोच रहे हो ना, फॉर एग्जांपल 25,000 पे, उसको तो सिर्फ पूरे उसके 25,000 पे जूरी निफ्टी में डाल दो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में पूरे 25,000 पे जो भी आप उसके लिए खर्च करना चाह रहे हो, बस उसकी समझो
टर्म कवर क्या, उसका सब कुछ कवर हो गया लाइफ का एक उस फंड से। थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। इसमें सौरभ जी ये है कि अगर बच्चे 12 साल के हैं तो उनका भी स्टार्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल सर, क्यों नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स उसकी जो भी मतलब इनकम टैक्स में जो भी उसकी एप्लीकेशंस हैं वो सब आपके बस उसमें चलेंगे और कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग मोर टू इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अपने तो उसको बेचना तो है ही नहीं, बस बेचना तो है ही नहीं, सो वी डोंट इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 18 इयर्स ऑब्वियसली वो अपने आप ही उसको टेक ओवर कर लेंगे। वी विल असाइन देम, उनका पैन कार्ड ऐड करा के, देन इट विल बी मोर, मतलब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की भी स्कीम्स आती है ना, जैसे सुकन्या स्कीम आती है गर्ल्स के लिए, तो अगेन मतलब वो सब पे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे बेटर है कि हम इन चीजों में इन्वेस्ट करें। बच्चों के लिए सिर्फ एक फंड, बच्चों के लिए कोई 60-30 नहीं करना, बच्चों के लिए जूनियर निफ्टी फंड लेना है, दैट्स इट। क्या हो गया? लेके भूल जाओ, उसमें 20,000 25,000 जो आपको महीने का डालना है, 10-15,000 डाल के छोड़ दो उसको, कि हर महीने 10,000 रुपए डालना है, दैट्स इट। वो उनकी लाइफ सिक्योर हो गई 100% जी, जीवन भर के लिए। अब छुट्टी लेके कैसे ठीक हो जाएगा? हाँ जी बस्ती जी, सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीन हो गई सौरभ, ये आंसर दिस थिंग के टर्म कवर वाली बात थी, ठीक है, बिकॉज वो जब एलआईसी वाले ने मुझे बोला तो मैं जस्ट क्लैरिफाई। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी अमन जी। गुड मॉर्निंग सौरभ भैया। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सौरभ भैया। जैसे हम लोग, मैं आपने क्लास के बाद जो आपने लास्ट टाइम लिया था उसके बाद मैं देख रहा था, जैसे सिंस इंसेप्शन अगर देखें तो इन फंड का जो मतलब CAGR है वो तकरीबन 11 से 12% के बीच में ही बैठता है। किसका? तो निफ्टी वाले फंड का मैंने देखा था शायद 12% सिंस इंसेप्शन या ये चीज बैठ रहा है। नहीं, कुछ आपने रॉन्ग, नहीं, सिंस इंसेप्शन आप देखो, सिंस इंसेप्शन अगर हम बात करें, अभी जब निफ्टी स्टार्ट हुई थी, मतलब हम ना उस डेटा की बात करें जब मतलब वो कहते हैं ना वो एंशिएंट सिविलाइजेशन, उस टाइम पे ग्रोथ नहीं थी। आप ना पिछले 5 साल 10 साल की उठा के देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज का देखो एक बेंचमार्क होना चाहिए। हम किस चीज के बेसिस पे हम ये प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे। आज हम मतलब हम 25 साल पुरानी चीजों के ऊपर आज प्रिंसिपल डिसाइड नहीं कर सकते। मार्केट हैज टोटली चेंज्ड। निफ्टी स्टार्ट हुई थी 1992 इफ आई रियली रिमेम्बर, तो 92 से 97 के बीच में तो निफ्टी में कोई मूवमेंट ही नहीं थी। तो वो 5 साल तो मतलब कुछ था ही नहीं ना, मतलब उसमें कंपनीज ही नहीं थी, उसमें बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं थे, उसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, शुरुआत के 10 साल तो ट्रेडिंग ही ऑफलाइन हो रही थी, मैनुअल कागजों पे, तो उसका तो कोई लिखा जोखा ही नहीं है। एक्चुअल ट्रेडिंग तो 2000 के बाद स्टार्ट हुई है। मेरा मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। हाँ। मतलब मैं ये बोल रहा था कि निफ्टी फंड तो वो अपने हो गए, जो एक्टिव फंड जो मैंने देखे कि 2006 या 8 में भी चालू हुआ, तो वो सब का ना ऑलमोस्ट इंसेप्शन तो उनका तो ले ही सकते हैं 2006 और 8 में जो चालू हुए, जो आपके एक्टिव फंड्स हैं उनका सिंस इंसेप्शन देखने से तब 12% ही आ रहा है। तो इसलिए मतलब एक्टिव फंड से ज्यादा बेटर है कि पैसिव फंड्स ले ताकि वो उनको बीट करे। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। मैं तो सर गला फाड़ फाड़ के हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर म्यूचुअल फंड के नाम पर कोई चीज लेनी है तो एक ही लेनी है, वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को बीट करना इम्पॉसिबल है म्यूचुअल फंड्स के लिए, एंड दैट इज प्रूवन थ्योरी। ये प्रूव्ड है, आप इसका मतलब उठा के देख लो। ईयर की बात नहीं कर रहा, लेकिन ईयर ऑन ईयर 5 years 10 years की आप उठा के देखो तो कोई बीट नहीं करता इंडेक्स फंड। अच्छा भैया, एक और क्वेश्चन इसमें ये है, जैसे मैं पहले से म्यूचुअल फंड्स कर रहा था, तो जैसे ऐसे करना चाहिए कि जैसे निफ्टी वाला जो है निफ्टी इंडेक्स, उसमें हमने पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और निफ्टी जूनियर जो हो गया आपका नेक्स्ट निफ्टी, तो उसके अंदर हम लोग STP कर सकते हैं क्या महीने का? वो इज इट अ गुड आइडिया? मैं समझा नहीं आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो मेरे से। जैसे हम लोग का पूरा जो SIP है वो हम लोग है ना, मान लीजिए अपना निफ्टी 50 में कर रहे हैं, जो आपने UPI वाला बताया, ठीक है, उससे STP करके हम लोग निफ्टी जूनियर और जो अपने एक्सिस का ब्लू चिप फंड जो बताया उसमें हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं क्या STP के थ्रू? हाँ कर सकते हो, गुड आइडिया रहेगा क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बट आप STP क्यों करना चाहते हो? आप SIP करो ना उसमें अलग से। मतलब पैसे कम डालो थोड़े से। मेरा वो रीजन मैं ये सोच रहा था कि जो पैसे मैं जो इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो बहुत ही स्टेबल फंड लगा मेरे को देखने से, तो उससे जो मेरा रिटर्न्स है महीने का
तो उसको मैं अगर है ना एग्रेसिव फंड्स में करके वैसे मतलब एग्रेसिव मतलब जो आपने ही बताया निफ्टी 50 वैसे कोई फायदा नहीं। मत करो सर, मत करो। बात पता है क्या है, आप ना कॉम्प्लिकेट करोगे, फिर दूसरी चीज आपके ऊपर STCG लगना चालू हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आप 15% क्यों सरकार को देना चाहते हो? क्योंकि अच्छा, जैसे आप कुछ भी विड्रॉल करते हो आपके ऊपर टैक्स लगता है 15%। ओके, आपको हर चीज का ध्यान रखना है ना। 15% टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा आपके ऊपर, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो निफ्टी का निफ्टी में रहने दो। आपको 50,000 पे डालने हैं तो आप 25,000 पे निफ्टी में डालो, 15,000 पे आप यूनिट में डालो, 10,000 पे आप उसमें अपने ELSS में डाल दो। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच सर। वेलकम अमन जी, वेलकम। हाँ जी निकेत जी। सर वही पूछा था, बिटकॉइंस वगैरह क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? सुपर क्वेश्चन जी, सुपर क्वेश्चन। ये तो हाँ, आज की तारीख में, मतलब आज की तारीख में पिछले 2 साल से बिटकॉइंस तो 2-3 साल से हाहाकार मचा रखा है। हाँ, अभी काफी क्रैश हुआ एक साथ में। देखो सर, देखो क्या टेक है इसके बारे में? एक ना ब्रॉड चीज समझने की जरूरत है। हम अभी जैसे हम बात कर रहा था, मैं व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि बेंचमार्क क्या होता है किसी भी चीज का। यू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस लेते हैं, आपका बिजनेस का भी ना कोई बेंचमार्क होगा, कोई ना कोई बेसिस होगा जिसपे आप कस्टमर्स को शोकेस कर पाते हो और आप उनसे प्रॉफिट कमा पाते हो। अल्टीमेटली वो प्रॉफिट जो है आपके बिजनेस का बेंचमार्क बन जाता है कि ये कंपनी इतना प्रॉफिट कमाती है। कल को आपको मान लो IPO लेके आना है अपना, या आपको स्टॉक मार्केट में जाना है अपना, तो वो प्रॉफिट जो है आपका बेंचमार्क बनते हैं। एम आई राइट? तो ऐसे ही हर एक चीज का ना, जैसे हम आज निफ्टी में इन्वेस्ट करें तो निफ्टी का बेंचमार्क ठीक है, जो 50 स्टॉक्स हैं, लेकिन एक्चुअल में निफ्टी कमा क्या रही है वो 15-17% हमें दिख रहा है। तो वो दिख रहा है तो इसलिए वो हमारे लिए बेंचमार्क है कि उसकी बेसिस पे हम निफ्टी में पैसे डाल रहे हैं। बट अगर हम बात करें बिटकॉइन की, बिटकॉइन का कोई बेंचमार्क नहीं है। बिटकॉइन कोई पैसे कमा के नहीं देता। बिटकॉइन इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको बोलते हैं NPA। इट्स अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नंबर 1। इस कैटेगरी में गोल्ड भी आता है, इस कैटेगरी में सिल्वर भी आता है। ऑल कमोडिटीज कम इन दिस कैटेगरी, दे आर NPAs। व्हाई? क्योंकि कोई भी चीज जो आपको पैसे नहीं कमा के दे सकती, आई टर्म इट एज NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आपको पैसे नहीं लगाने चाहिए। पहला रीजन तो ये हुआ कि उसका कोई बेंचमार्क नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमाता। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, खासकर बिटकॉइंस में कोई माँ बाप नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है इसका, कोई इसका करता धरता नहीं है। तो आज ये 50 लाख का है, कल वापस से 15 लाख का हो जाएगा, हो सकता है 0 भी हो जाए, हो सकता है कोई और आ जाए नया। इट इज टेक्नोलॉजी, इट इज प्योर टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी बिटकॉइन की चल रही है, कल दूसरी कोई और आएगा बिटकॉइन। मतलब इस पे ना कोई भी बेसिस नहीं है जिसको लेकर मैं कह सकूं कि नहीं यार मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं चलता। मैंने खूब कोशिश करी थी कि हम टेक्निकली इसको आइडेंटिफाई कर लें, इसमें एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, वो भी फेल है। टेक्निकल एनालिसिस टोटल फेलियर इन बिटकॉइंस। क्यों? क्योंकि मतलब कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है ना, कहीं भी कुछ भी होता है। तो व्हाई टू इन्वेस्ट इन समथिंग विच इज ओवर द स्काई रिस्की, मतलब मैं तो सर हाथ जोड़ता हूँ बिटकॉइन से। नेवर, फॉर मी बिटकॉइन इज अ सीरियस नो। परफेक्ट, ओके। मतलब वैसे is it legal to trade also in India? No. Is it legalized Not already yet. or not yet? अभी तक legalize नहीं किया? बातें चलती रहती हैं, उड़ती खबरें आती हैं, not yet. डिस्कशन होता है, बट इसको लीगली कोई अभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। इंडिया में इज नॉट लीगल। We are not even paying taxes for on the profits of it, I guess, है ना अभी तक? यार इलीगल है तो आप टैक्सेस तो क्या करोगे जब है ही नहीं आपकी, देयर इज नो लीगैलिटी ऑफ समथिंग, तो उसमें टैक्सेस का तो मसला ही नहीं आता ना। इट इज समथिंग लाइक 2 नंबर कच्चा। हमारे CA साहब, राजा साहब बोल रहे हैं कि टैक्सेस आर एप्लीकेबल। नहीं, टैक्सेस एप्लीकेबल तब होंगे ना जब आप बुक्स में उसको शो करोगे। जब आप उसको बुक्स में बेच ही नहीं सकते तो आप टैक्सेस कैसे आएंगे आपके ऊपर? ओके भाई आप ट्रेडेबल चीज नहीं है इंडिया में, आप उसको बाहर, इंडिया से बाहर ट्रेड कर सकते हो। आप इंडिया में तो बेच ही नहीं सकते ना। बेच रहे हो तो वो मैनुअली मुंह से बिक रहा है। यहाँ की मैं यूजर आईडी पासवर्ड दे दूंगा और आई डोंट नो हाउ इट इज ट्रांसफर्ड। तो निकेत जी, इतना गैम्बलिंग करना है तो बिजनेस में लगा दो पैसे। हाँ, नेपाल चलेंगे, गोवा चलेंगे यार अभी कोर्स के बाद में। नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल में, जस्ट ऐसे ही अभी, क्योंकि रिसेंट में बहुत गिरा, तो सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस, मैं कभी आज तक बिटकॉइंस वगैरह पे नहीं किया। उधार बांट दो, उधार, एंड उसमें रिटर्न ज्यादा आ जाएगा। सेम इज विद सिल्वर। लेकिन फिर भी गोल्ड और सिल्वर की ना अंडरलाइंग वैल्यू है, इसलिए फिर भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बट आप होल्ड कर सकते हो अपनी ब्लैक मनी को। गोल्ड इज ओनली गुड फॉर होल्डिंग ब्लैक मनी।
बट गोल्ड भी एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, रिमेंबर दिस, गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। दो आप अगर चार्ट उठाओगे तो आपको दिखेगा गोल्ड बढ़ रहा है, लेकिन मैं क्यों उसको एनपीए मानता हूँ, क्योंकि वो ना कमा के कुछ नहीं देता, इट इज नॉट अर्निंग एनीथिंग ऑन इट्स ओन। इसको पीई बोलते हैं, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, मतलब इसकी पीई 0 है, गोल्ड की पीई 0 है, ऐसे ही बिटकॉइन की पीई 0 होती है, बट हर एक स्टॉक की, हर एक कंपनी की, हर एक फंड की पीई होती है कोई, उस पीई के बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब बताओ ज्वेलर बोल रहे हैं कि गोल्ड एनपी है, तो मान लो कि गोल्ड एनपी है, देखो ज्वेलर वहां बोल रहा है, यस ज्वेलरी आपको लेनी है, दैट इज समथिंग एल्स, यू आर पेइंग समथिंग फॉर योर, गोल्ड से बेटर है कि आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करो। रीजन भी कि ज्वेलरी समथिंग व्हिच यू कैन एटलीस्ट शोकेस, दैट हैज सम पर्पस, सम यूटिलिटी। गोल्ड की यूटिलिटी नहीं है, हम उसको गले में लगा के नहीं घूम सकते। आप 1 किलो सोना लेके रख लो, उसको 2 साल और 4 सालों के अंदर बंद करके रखना पड़ेगा, बट ज्वेलरी आप यूटिलिटी है, इट्स योर लग्जरी, इट्स योर मतलब स्टेटस सिंबल, दैट इज समथिंग एल्स। वरुण मल्होत्रा तो ये कहता है कि जो बिटकॉइन है उससे अच्छा तो टॉफी होल्ड कर लो आप। टॉफी की वैल्यू है, टॉफी की वैल्यू है, बिटकॉइन इज अ मिराज कहता है वो भी, मतलब बिटकॉइन टॉफी की वैल्यू है वो। एग्जैक्टली। सौरभ, एक चीज रिगार्डिंग गोल्ड, व्हाट यू आर सेइंग, अगर गोल्ड का ट्रेंड देखो पिछले 5 साल या ज्यादा 10 साल, तो गोल्ड का प्राइस तो बढ़ा ही है ना। तो 2 साल पहले गोल्ड का प्राइस 57,000 था, अभी 48,000 49,000 है, बड़ा है ओवरऑल, बड़ा है। सौरभ जी, काला धन है तो कहाँ इन्वेस्ट करे, गोल्ड खरीद लो। देखो जी, वो नहीं कह रहा, वही अगेन यही है, तो बात है कि ये नंबर के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, या प्रॉपर्टी है गोल्ड। 2 नंबर में भी रिटर्न नहीं है उतना जितना आज के डेट में गोल्ड में है, प्रॉपर्टी भी कहाँ दे रही है। प्रॉपर्टी तो सर ठीक है, ये सब चीजें ना एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की है ही नहीं, मतलब दे आर नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। हाँ जी उमेश जी। सौरभ जी, एक मिनट, सॉरी सौरभ, एक चीज क्लियर कर, गोल्ड का क्या रेट बढ़ा नहीं है कि पिछले इतने टाइम से? बढ़ा तो बढ़ा है जी, बिल्कुल बढ़ा है। अगर आप, मैं कह रहा हूँ ना, गोल्ड जब से मैं देख रहा हूँ, जब मैंने सन 2000 में काम करना स्टार्ट किया था ज्वेलरी लाइन में, आज से 21 साल 22 साल पहले, तो गोल्ड का रेट 3,3200 रुपये हुआ करता था, आज 50,000 पे, नो डाउट गोल्ड बढ़ा है, लेकिन ये ऐसे ही हमेशा बढ़ता रहेगा, क्वेश्चन मार्क है। दूसरा गोल्ड की ना यूटिलिटी ज्वेलरी के अलावा कुछ भी नहीं है, ज्वेलरी के अलावा यूटिलिटी कुछ नहीं है, उसकी अंडरलाइंग वैल्यू हमेशा रहेगी, लेकिन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है। क्यों? वो आपको रखे आपको कुछ कमा के नहीं दे रही। आज पिछले 3 साल से गोल्ड बेयरिश ट्रेंड में है, तो बेयरिश ट्रेंड में ही है, और अभी भी गोल्ड लॉन्ग टर्म बेयरिश ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म बेयरिश ट्रेंड में गोल्ड। इंटरमीडिएट बुलिश ट्रेंड चल रहा है अभी, इट कैन गो अप टू 49,200, लेकिन वहां पर वापस गोल्ड रिबाउंड करेगा, और मेरे हिसाब से गोल्ड अपना लो तोड़ेगा, जो अभी रिसेंट लो बनाया था 43,800 का लो तोड़ना चाहिए। ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए ऑन अ कॉमन फोरम, बट गोल्ड इज इन अ बेयरिश ट्रेंड। सौरभ भैया, इसमें मेरा एक मतलब आपसे क्वेश्चन है, जैसे गोल्ड का हम लोगों के लाइफ में काफी एक अलग मायने रखता है। जैसे अभी सपोज 10 साल बाद या 15 साल बाद हमें गोल्ड चाहिए, या 7 साल बाद मेरे ब्रदर, या 8 साल बाद मेरे ब्रदर की शादी में चाहिए, तो वैसा कुछ मतलब उस केस के अंदर ऐसा सिनेरियो नहीं हो सकता है कि मतलब जैसे हम लोग गोल्ड बॉन्ड ले रहे हैं, तो गोल्ड बॉन्ड ले भी लिया, क्योंकि हमें तो एक्यूमुलेट तो करना ही पड़ेगा, चाहे उस समय तो गोल्ड का खर्चा लगना ही है ना भैया, जो ज्वेलरी के टर्म्स के अंदर में लगेगा ही। तो आज का जो अगर ज्वेलरी अगर लेते हैं, मतलब मैं वो ऐसे प्लानिंग के हिसाब से सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारी शादी में तो लगना ही है। अमन भाई देखो, एक चीज पक्की है, ठीक है, आप तो मेरे साथ हो अब, ठीक है, तो मैं इसलिए गोल्ड बॉन्ड तो पक्का नहीं लेना, 1.5% रिटर्न मिलती है उसमें, गोल्ड बॉन्ड तो पक्का नहीं लेना। दूसरा, आपका ना उसमें रेट सेट हो गया, जो आपने इंसेप्शन रेट लिया मान लो 50,000 पे, तो आपकी पहली 50,000 पे सेट हो गई। अब वो मतलब आज गोल्ड मान लो 40,000 पे खड़ा हो जाए, तो उस बॉन्ड की वैल्यू क्या रह जाएगी आप सोचो। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आज 40,000 पे खड़ा हो जाए और अगले 5 साल ना हिले, तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू तो खत्म हो गई ना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको जब गोल्ड लेना है ना, तब लेके नक्की करना है यार। इतना मतलब हम आज सोचे कि हम 2-2 ग्राम 5-5 ग्राम के बॉन्ड लें और उसको एक्यूमुलेट करें, कुछ नहीं एक्यूमुलेट होता सर, कुछ नहीं एक्यूमुलेट होता ये सब। और अगेन इट्स आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। 1.5% आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको जिस चीज की जरूरत 15 साल बाद है, अरे 15 साल के लिए वो पैसे यार निफ्टी में डाल दो ना, 17% CAGR के हिसाब से कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। गोल्ड का प्राइस उतना 17% CAGR से नहीं बढ़ने वाला, बढ़ेगा ही नहीं इतना, ठीक है, ये बात मेरे से आज लिखवा लो आप। उस हिसाब से तो गोल्ड का SIP भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए सर, SIP की तो बात कर रहे हैं अमन जी, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इट्स टोटली नो। जैसे भैया मैं इसमें एक और क्वेश्चन मतलब ऐड कर देता हूँ। तो जैसे जो अपना टोटल पोर्टफोलियो हो गया,
तो आप कैसे सजेस्ट करते हैं कि मतलब हम लोग का रिस्क थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी हो और हम लोग का अलग अलग भाई मतलब आपके ये लेवल 2 का क्वेश्चन लिया आपने। लेवल 2 क्वेश्चन लेवल 2 की क्लास में पक्का करेंगे, 100% करेंगे। मैं आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करके दे दूंगा कि कितना % कचरा पोर्टफोलियो होना चाहिए, कितना % फंडामेंटल पोर्टफोलियो होना चाहिए, कितना % इक्विटी पोर्टफोलियो होना चाहिए, कितना % हाई रिस्क सुपर हाई रिस्क पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 5% जैसे मैं एक छोटी बात बता रहा हूँ, 5% में ना सुपर हाई रिस्क पोर्टफोलियो रखता हूँ, सुपर हाई। फॉर एग्जाम्पल ऐसे शेयर लेता हूँ जो कचरा होते हैं। आज से 3 साल पहले हमने एक शेयर लिया, दैट वाज, उसका नाम था FCS सॉफ्टवेयर। हमने लिया था 20 पैसे का शेयर, IT की कंपनी थी। कुछ उसकी मतलब उसकी कुछ फंडामेंटल 1-2 चीजें थी जो थोड़ी सी ठीक थी, थोड़ी सी। हमने कहा यार ठीक है, लेके डाल देते हैं, 10-20 हजार शेयर पड़े रहेंगे, हम भूल जाएंगे। हमने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, सिर्फ 5,000 रुपये। आज वो शेयर 7 रुपए का है, पिछले 3 महीने से सर्किट पे चल रहा है। एंड आई थिंक अभी भी उसमें बहुत जूस बाकी है। तो ये कचरा पोर्टफोलियो ना, ये होना चाहिए 5%, लेकिन टोटल आपके पोर्टफोलियो का। तो ना पोर्टफोलियो की साइजिंग, पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी। पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट क्या है, जो सिर्फ फंडामेंटल्स बेस्ड हो। देन सेकंड उसका स्टेप है कि आपकी टेक्निकल इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, जो सिर्फ टेक्निकल बेस्ड हो यार। फिर तीसरा होना चाहिए कि आपकी पैसिव बेस्ड की, जो हम ऑलरेडी वो डिराइव कर चुके हैं। तो ये तीनों चारों चीजें मिला के टोटल पोर्टफोलियो बनता है। तो जैसे सौरभ भैया, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ, तो अभी जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक फिगर के साथ। सपोज अभी जैसे आप लेवल 2 का क्लास जो है अप्रैल या मई में जब भी लेंगे, तो सपोज मेरा प्लान है कि सपोज एग्जांपल लेते हैं 1 लाख करने का महीने का, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, उसको फिर 50,000 कर लेता हूँ। 50,000 में लेवल 2 जब आप स्टार्ट करेंगे, फिर वो 50,000 का तब डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं पोर्टफोलियो आपको बेसिक एक बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी उमेश जी, लेट्स फिनिश इट फास्ट। 8:55 हो गए। गौरव जी को मैंने 1 घंटा बोला था। जैसे हम लोग गारमेंट से काम करते हैं, हम लोग गारमेंट का काम करते हैं, तो गारमेंट का ब्रांड है मान्यवर, उनका एक IPO आ रहा है। तो मान्यवर का हम डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उड़ीसा के लिए। तो IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं अभी? सर मैं कभी IPO नहीं लेता, क्योंकि देखो मेरा ना सीधा साधा एक फंडा है। जब तक मुझे बेसिकली क्या है, ये चीज मैंने कहाँ से सीखी ना, एक चीज समझने और सीखने की बात है। मैं ना सर एक दिन जुआ खेलने बैठा था, एक्चुअली आई सिट ऑन अ गैम्बलिंग पॉट, एंड तो मैंने 500 रुपये चाल चली, सामने वाले ने 500 की चाल चली, और उसके अच्छे पत्ते थे, वो मेरे से जीत गया। नेक्स्ट चाल उसने 1000 की चली, मैंने 1000 की चली, उसके पत्ते अच्छे थे, वो जीत गया। नेक्स्ट चाल उसने 2000 की चली, मैंने नेक्स्ट चाल 2000 की चली कवर करने के लिए, तो मैं जीत गया 2000 वाली चाल। नेक्स्ट चाल मैंने फिर दोबारा से 500 स्टार्ट की, बट सेकंड टाइम में हुआ क्या, ये चाल चलेगी 5,000 रुपये तक, 10,000 रुपये तक। एट द एंड ऑफ द डे मैं सारे पैसे गंवा के उठा था। क्यों? क्योंकि पत्ते कोई और बांट रहा है, मतलब ये सारी चीजें ना कोई और कंट्रोल कर रहा है, हमारी कंट्रोल में है नहीं। और कंट्रोल कौन करता है? जिसके पास पैसे सबसे ज्यादा होते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे वही जीत के उठेगा। तो अल्टीमेटली ना सर, इन चीजों का निष्कर्ष नहीं निकलता कुछ भी। IPO इज समथिंग यहाँ पे आप एनालाइज नहीं कर सकते। अभी सिर्फ कंपनी को पता है कि वो क्या करने वाली है, कंपनी को पता है कि अंदर से उसकी बैलेंस शीट क्या है। तो मैं इसलिए फंडामेंटल इन्वेस्टिंग मिनिमम रखता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, मेरी इन्वेस्टिंग प्योरली चार्ट बेस्ड होती है, टेक्निकल। और अभी जब वो स्टॉक आया नहीं तो उसका टेक्निकल हम देख नहीं सकते। आप कुछ चीजें समझ लो, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहेगा, वो आप एक बार एनालाइज कर लेना। प्लस उसका पिछले ईयर ऑन ईयर, पिछले 10 साल का आप उसका प्रॉफिट एक बार एनालाइज कर लो, 10 साल की सेल्स एनालाइज कर लो, एंड देन टेक अ फंडामेंटल कॉल कि आपको लगता है कि नहीं कंपनी प्रॉमिसिंग है, ग्रोथ अच्छी चल रही है, ROE 20% से ऊपर है। क्योंकि अगर 20% ऊपर है तो आप IPO में लगाओगे, नहीं तो निफ्टी बेटर है फिर तो, है ना। तो ये सब चीजें एनालाइज कर लो, देन मेक अ कॉल। मैं IPO में पैसे नहीं लगाता, क्योंकि मुझे उसके बारे में ना, उसके बैकग्राउंड नहीं पता अभी तक। इट्स अ गैम्बल फॉर मी, इट्स अ गैम्बल। ओके, हाँ जी मयंक जी, एनीथिंग? यस सर, वन मोर क्वेश्चन। सौरभ जी, जैसे मैं किसी साथ बैठा था, उन्होंने कहा आज के एज ऑफ टुडे लास्ट 2-3 इयर्स में एक सिनेरियो चेंज हो गया। जैसे पहले अपन गोल्ड, लैंड, ये सब पे करते थे, एंड मतलब कि जो इधर उधर करके जो पैसे आते थे, बट इवेंचुअली उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया कि देखो मैं आज के केस में क्या हो गया है, इट इज बेटर टू पे अ टैक्स। वो जो रुपए आते हैं उसको राइट वे में मार्केट में उसको करो, और जितने आपने टैक्स में इधर उधर किए हैं ना, उससे ज्यादा रुपए साल 1.5 साल में खड़े हो जाते हैं, और वो रुपए काम के। सर देखो, वही है ना, ये व्हाइट और ब्लैक का झगड़ा, तो देखो कोई सबका अपना ना पर्सनल, मगर अगर 1-1.5 साल का पेशेंस रखे उस पैसे पे, तो वो ब्लैक को बीट कर देता।
डेफिनेटली, ऑब्वियसली 100%। व्हाइट की बनी तो आपको हमेशा जो इक्विटी, देखो एक बात पक्की है, मैं सब कुछ ट्राई कर चुका, लेकिन जो इक्विटी मार्केट्स का रिटर्न है वो कोई मार्केट नहीं देती, दे ही नहीं सकती। ये बात मैं मतलब विद प्रूफ बोल सकता हूँ कि आपका मेरा धंधा भी नहीं दे सकता, चाहे आप कितने उसमें लेवल्स कर लो। जो इक्विटी मार्केट की रिटर्न है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। बट अगेन ना, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई हम इसको पैसिवली करना चाहते हैं कि सिर्फ पैसिवली करेंगे, एक्टिवली नहीं करेंगे। एक्टिवली करना हर किसी के, इट्स नॉट एवरीवन्स किटी, बट पैसिवली करना सबके लिए पॉसिबल है और सबके लिए इजी है। तो पैसिवली आप बिल्कुल करो, कोई डाउट ही नहीं है। गोल्ड और लैंड से बहुत बेटर चीज है। ठीक है जी, डन है जी। एक अमिताभ जी का क्वेश्चन आया था, व्हाट अबाउट डायमंड्स? डायमंड्स आर वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जूरियस आइटम एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट लग्जूरियस पॉइंट। तो लग्जरी के साथ हम इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं जोड़ सकते कभी भी। इफ यू आर गोइंग टू बाय अ लंबोर्गिनी, सो इट मे कॉस्ट 2-3 करोड़, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू तो कुछ भी नहीं होगी। स्टिल डायमंड्स इज द ओनली लग्जूरियस थिंग इन दिस वर्ल्ड जिसकी रीसेल वैल्यू है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। डायमंड्स में आप मतलब ऑन ईयर बेसिस आपको 1-1.5% की इंक्रीमेंट शायद मिल जाए, 2%, 4% की मिल जाए। बट व्हेन यू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म इन कंपैरिजन टू इक्विटी और एनीथिंग, देयर इज नो कंपैरिजन। बट डायमंड्स आर द ओनली वन लग्जरी इन्वेस्टमेंट इन दिस एंटायर वर्ल्ड यूनिवर्स जिसमें आपको रीसेल वैल्यू मिलती है। और कोई भी लग्जरी आइटम उठाना, उसका 10%, 20%, 30% मिलता है, सिर्फ रोलेक्स की वॉचेस छोड़ के। ठीक है जी, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस। आई थिंक आई होप डायमंड वाली बात बोलिए ना, रिकॉर्ड करके भेजिए। मैं बोल देता हूँ सर, मैं भेज देता हूँ। तो मीटिंग पूरी रिकॉर्ड हुई है, उसको अलग से कट करके भेजूंगा। थैंक यू सौरभ, इट वाज वेरी नाइस। थैंक्स। थैंक यू एवरीवन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सौरभ। Thank you and happy Republic Day. God bless you. Thank you जी, thank you. Thanks a lot. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you सौरभ जी। Good day. Have a good day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Saurav. Take care. Thank you everyone जी, thank you everyone.